ओके रेडी। तो कल हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था, इसका नाम परिनालिका था। बोलिए, था ना? परिनलिका पढ़े थे आप। और परिनलिका का आपने फिगर भी बनाया था। हमको तो परिभाषा जिसका बताना है, लेकिन थोड़ा सा परिनलिका को समझ लेते हैं तो परिभाषा आप अच्छा समझ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक आप लकीर हम ऐसे खींच लेता हूं, ठीक है। और अभी हम परिनलिका बनाने के लिए यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं। मैंने ये तार इस पे लपेट दिया, ठीक है, इस तरह से। पिछले वाला तार तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कल हमने ब्रिज जैसा बनाया था, वो भी लगा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक तार आप इधर से आई थी, याद कीजिएगा। एक तार हमने यहां से इसको इस तरह से ड्रॉ करके निकाला था, और एक तार यहां से निकला था। बोलो, निकला था कि नहीं निकला था? दो तार निकले थे ना, ठीक है। और ऊपर में आपने डॉट डॉट के चिन्ह बनाए थे इस प्रकार से, और नीचे आपका क्रॉस का चिन्ह आया था बेटा, याद है? नीचे क्रॉस का था, ऊपर क्या था? डॉट डॉट का था। और जहां क्रॉस हो, जैसे क्रॉस नीचे है तो आपका तार जो गया इस तरह से लाइट गई है, ऐसे करके ऊपर, ये क्रॉस से लाइट गया और ऊपर करके ऐसे निकला। क्रॉस लाइट यानी धारा जाने के लिए है, और बिंदा धारा वापस आने के लिए है। तो आपका इस प्रकार से सिंबल बन के गया। ये अंगूठा जो है, थंब जो है, जिस तरफ दिखा रहा है चुंबकीय बल रेखाएं उधर ही गुजर रही है, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर हमने एक फिगर और बनाया है। ये टोरॉइड है, ये क्या है? टोरॉइड है। इसके दोनों माथा आपस में आके सट गया है। अगर इसी को हम गोल घुमाए शुरू करें तो ये देखो डॉट डॉट बिंदा है, ये देखो ऊपर आ गया है। ये हमने क्या किया, इस चीज को हमने जो लाइन सीधा लिखा है ना, किया है, इसको हम घुमाना शुरू करते हैं। मान लो इस तरह से हमने गोल करना इसको शुरू किया, ये भी गोल करना शुरू किया, इधर से भी, इधर से भी। फिर अगले फिगर में हमने पूरा तरह से इसको गोल करके ऐसे करके मिला दिया, मतलब धीरे धीरे चालू किया गोल। तो ये देखो क्रॉस वाला पॉइंट अंदर आ गया और डॉट वाला पॉइंट बाहर हो गया। देख लो, आप मिला के देख लो, है ना। फिर एक समय आएगा कि डॉट सारे बाहर हो जाएंगे और अंदर क्या हो जाएगा? क्रॉस रह जाएगा। देखो सेम फिगर के जैसा ही आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब इस वाले फिगर को हम गोल घुमा देंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, तो ये इस प्रकार का फिगर बनाएगा। तो इसे हम कहते हैं टोरॉइड। इसे हम क्या कहते हैं? टोरॉइड। तो टोरॉइड की परिभाषा क्या हो जाएगी, है ना। तो परिभाषा हम जानेंगे टोरॉइड की। तो वृत्त के समान परिनालिका को हम क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। क्या बोलेंगे? वृत्त के समान परिनालिका क्या कहते हैं हम? एक बार फिर से बोलेंगे, वृत्त के समान परिनालिका कहते हैं हम, टोरॉइड कहते हैं। तो फटाफट परिभाषा लिख लें हम लोग, ठीक है। ये परिभाषा हमको ऊपर लिखना है, फिलहाल हम नीचे लिख के फिर ऊपर पहुंचा देंगे। वृत्त के समान परिनालिका को टोरॉइड कहा जाता है। वृत्त के समान परिनालिका को टोरॉइड कहा जाता है। कोई डाउट वो परिभाषा में? बहुत मक्खन परिभाषा ना, सबसे छोटा परिभाषा, ठीक है जी। इस चैप्टर में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर में ये सबसे इजी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? टोरॉइड कहा जाता है। तो बाबू, ये जो टोरॉइड की परिभाषा हमने बताई है, कहां से प्राप्त हुआ? ये सोलेनॉइड से, यानी परिनालिका से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई है? परिनालिका से। और बहुत बच्चे जो कल नहीं आए होंगे या कल absent किसी कारण से हो गए, उनको कल वाला क्लास तो छूट गया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे देख भी लिए होंगे, और बढ़िया से देखना है तो आई बटन में यहाँ पर कॉर्नर पे आपको वो कल वाला क्लास दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक अभी जब हाथ दिखा रहे ना, इसी समय आई बटन में ऊपर की तरफ वीडियो में
आज वाले वीडियो में कल का क्लास दिखाई पड़ेगा, आप उसको टैप करना, जैसे छुओगे तो वो क्लास फिर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको चला लेना, कल वाले वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जब ये क्लास समाप्त होगी, यानी जब ये वीडियो आज का समाप्त होगा, कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड पहले 2 और वीडियो आपको दिखाई पड़ेंगे जो इसी क्लास से रिलेटेड होंगे, तो आप उन्हें भी देखकर रिवाइज कर सकते हैं पुरानी चीज़ों को जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में जब एंड ऑफ क्लास होगा तो ये 2 वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, और अभी तुरंत आई बटन में दिखाई पड़ेगा वो कल वाला क्लास, ठीक है, आप उससे देख लेना, तब ये चीज और भी मक्खन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तब इन्होंने परिभाषा क्या बताया कि वृत्त के समान परिनालिका को क्या कहते हैं हम, टोरेट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया था कि इस परिनालिका में ये चुंबकीय क्षेत्र ठीक बीच में नजर आता है, कहां नहीं आता है, ठीक बीच में, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आपको शो अप होता है, दिखाई पड़ता है। परिनालिका में जब इसे हम गोल कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, गोल कर देंगे, तो ये देखो पॉइंट्स क्या हो गए, बाहर हो गए, अभी बताया था, और क्रॉस क्या हो गए, अंदर हो गए। तो ये वाला जो अभी इस फिगर में आ जाओ, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये मूव करके किधर आ जाएगा, इस साइड, यानी इसको आप तोड़ोगे, यहां से ऐसे खोल लोगे, मान लो हमने यहां से इसको काट दिया, अब इसको खोलेंगे तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगी, वही प्रक्रिया होगी। जैसे कि आप ये हमने भाग को यहां पे खोला, देखो ये बना हुआ है टोरेट, ये टोरेट बना हुआ, फिगर तो मैं अपना बना हुआ, यहां पे टेंशन नहीं लगा। अब इस भाग को आप खोली, ओपन कीजिए, ये भाग जब खुलेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा खुल के, ये भाग यहां से खोलेंगे, मान लो कोई एक बत्ती है, इस प्रकार से हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक वायर लिया है आपको दिखाने के लिए कि इस वायर में ये जो आपके केबल दिख रहे हैं जिसका आप सॉकेट मुंह में लगा हुआ है, हम इसको एक तरफ कर लिए और ये हमने बना दिया इसको इस प्रकार से गोल बना दिया, बेटा देख रहा गोल है भाई, चलो इसको गोल मान लेते हैं कि इस प्रकार से गोल है, ऐसा गोल है। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये वायर इधर आ जाएगा, ऐसे देखो आ जाएगा, तो क्या ऐसा ही फिगर यहां बन जाएगा, ये ऐसा ही फिगर बन जाएगा, ये जब खोलेंगे तो अभी फिर से देखो ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं इसको खोलता हूं तो इस तरह से आ जाएगा ना, ये तो ये ऐसा ही फिगर ये बना रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, यही कंडीशन होगा, इस तरह से धारा बाहर निकलेगी। जब ये धारा बाहर निकलेगी तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र और जो छोटी सी हमने मानते हैं, क्या मानते हैं, ये रेखा जो मानते हैं वो डीएल, क्या मानते हैं, ये डीएल, तो ये डीएल भी यहीं प्रदर्शित होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी की दिशा में प्रदर्शित होगी। सेम कंडीशन जैसे यहां पर था, सेम यहां पर भी डीएल और चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, क्लियर बात है। अब एक बात और समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस दोनों रेखाओं के मध्य में था, यानी इन दोनों रेखाओं के मध्य में क्या प्राप्त हुआ, आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो आपका बना हुआ टोरेट, इसमें हमने एक लाल कलर का जो वृत्त बनाया है, इसे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। और एक बात याद रखिए, जो दोनों रेखाओं के मध्य में जो रेखा प्राप्त होगा, इसका ठीक मध्य में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा अनुभव होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर लकीर निकलेगी। इसमें भी इस टोरेट को जो हमने पूरा तरह से घुमा दिया है, तो इसमें भी एक सकेंद्रीय वृत्त प्राप्त होगा, एक वृत्त इसके अंदर बनेगी और इसमें चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्राप्त होगा, क्लियर बात है। तो इस सकेंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आर, और इसी आर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा, जैसे यहां पर प्राप्त हुआ था, इसमें भी क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो अब हम इस पे कुछ माना की मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं माना की टोरेट में अचालक कुंडलियों की, अचालक कुंडली बताया था ना पिछली बार, याद है ना, हाँ, अचालक कुंडलियों की एन फेरे है, जिसके एक छोटे से भाग
वेक्टर डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, अच्छा ठीक है हम सुधार देते हैं, वेक्टर बी प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही आसान मानाकी है। मानाकी टोरॉइड में यानी इस टोरॉइड में, ये वाला टोरॉइड, दोनों की फिगर है, दोनों अलग अलग हिसाब से दिखाया समझने के लिए। तो मानाकी टोरॉइड में आचालक कुंडलियों की, ये जो आचालक कुंडलियां हैं इसकी कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं। कितने फेरे हैं? एन फेरे। जिसके एक छोटे भाग डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वेक्टर बी प्राप्त है। तो एक छोटे से भाग डीएल पर क्या प्राप्त? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी प्राप्त है। यहां तक कोई डाउट? बहुत आसान माना कि कोई डाउट इसमें बेटा? तो माना कि टोरॉइड में आचालक कुंडलियों की कितने हैं? एन फेरे हैं, जिसके एक छोटे भाग से एक छोटे भाग डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त हो रहा है? वेक्टर बी। तो अब हम सीधे एम्पियर का परिपथीय नियम यहां पर अब लगाएंगे। तो एम्पियर के नियम से सीधे क्या लिखेंगे? एम्पियर के नियम से, ठीक है ना? किसके नियम से? एम्पियर के नियम से। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर, बहुत सुंदर, आपको याद है क्या होता है? वो तो होता है वहां पर, लेकिन यहां पर हमको कल जैसा निकालना है। वेक्टर बी वेक्टर डीएल ये हट जाएगा और क्या प्राप्त होगा? कॉस थीटा। क्या प्राप्त होगा? कॉस थीटा। और थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 डिग्री। तो देखो दोनों की दिशा एक ही है ना, चुंबकीय क्षेत्र और डीएल दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। जब एक ही है तो कॉस का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ये क्या होगा? बी डीएल कॉस 0 डिग्री। अब देखो आपको मान किसका बनाना है? डीएल का, क्योंकि ये डीएल तो बहुत सारे डीएल है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, बहुत सारे डीएल इसमें निकलेंगे। ये डीएल की संख्या बहुत सारे है ना पूरे वृत्त में, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? डीएल का। तो पहले एक बार हम यहाँ बी लिख लेते हैं बेटा, और यहाँ पर बी को आगे कर लिया और यहाँ लिख लेता हूँ डीएल, और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देख लेते हैं वेक्टर बी बराबर, और ये क्या हो जाएगा? डीएल हो जाएगा। डीएल क्या है? बहुत सारे डीएल यहां जुट गए। क्या जुट गए? बहुत सारे। अभी फिगर बनाया था तो फिगर में आपको क्या प्राप्त हुआ था? इसके मध्य एक सकेंद्रीय वृत्त हमने प्राप्त किया, और इसी सकेंद्रीय वृत्त पर हमने एक डीएल रेखा यहां पे देखा, कलर चेंज कर लूं, यहां पर डीएल एक माना था, और इस डीएल पर हमारे क्या प्राप्त था? वेक्टर बी भी आपको प्राप्त हुआ था। और ये डीएल बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत सारे। ये कितने हो सकते हैं डीएल इसमें? इसका पता कैसे चलेगा कि इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। और ये टोटल क्या है? एक परिधि को बता रहा। सारे डीएल जुट जाएंगे, क्या बन जाएंगे? परिधि। सारे डीएल जुटेंगे तो क्या बन जाएंगे? परिधि। छोटे छोटे भाग जुटेंगे तो परिधि बन जाएंगे। तो इस परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है। डीएल क्या हो जाएगा? सारे डीएल क्या हो जाएगा? इस परिधि की लंबाई है, यानी कितना वो भाग में जा रहा है। तो डीएल मतलब इसकी परिधि, और इसकी परिधि क्या होगा? ये कैसा है? वृत्त है ना, ये क्या है? वृत्ताकार है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। तो यहां क्या मान निकलेगा बेटा? हाँ, बी बराबर यहां इंटू लिख देंगे 2 पाई आर लिख देंगे, जहां वेक्टर डीएल बराबर 2 पाई आर। क्लियर है? और ये किसका मान हो गया? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी और वेक्टर डीएल का। ये हमारा एक व्यंजक निकल गया। ठीक ये कल के जैसा ही बनेगा। आप देख पा रहे हो उसमें बीएल निकला था, याद करो।
डीएल का निकला था एल, क्योंकि हमने उस भुजा की लंबाई एल मानी थी ना, और ए बी की लंबाई थी, इसीलिए क्या निकला था एल। लेकिन यहां देखो ये पूरा वृत्त की लंबाई यानी वृत्त का परिधि है, तो वृत्त का पेड़ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इसलिए 2 पाई आर किसके एल के बदला यहाँ 2 पाई आर आया। ठीक है, तो आपका ये आधा काम यहाँ फिनिश हो गया है, और हम बहुत जल्दी आज इक्वेशन ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत कल से बहुत आसान, अगर कल वाला आपने समझा होगा तो उससे ये बहुत आसान फैक्ट है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो यहाँ तक प्राप्त हो गई आपकी। चलिए एक बार पुनः हम एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या समीकरण नंबर एक ही बनेगा, ये देख लीजिए एक ही बनेगा ना। फिर से हम चलेंगे एम्पियर के नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम भी लगा सकते हैं या सीधे नियम से भी कर सकते हैं, एम्पियर के नियम से। फिर से वही क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी और वेक्टर डीएल बराबर, हमको पता है म्यू नॉट आई होता है, तो यहाँ तो म्यू नॉट लिख दिया, लेकिन आई जो प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है, उस वृत्ताकार जो कुंडली थी टोरॉइड थी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना। किसमें प्रवाहित है, उस बीटा, जैसे हमने परिनालिका में किया था है ना, वो चारों लूप में धारा प्रवाहित हो रही थी, इस तरह से किसमें प्रवाहित होगी, वर्गाकार लूप में। तो यहां पर किस में होगा, टोरॉइड में। किस में होगा, टोरॉइड में। तो लिखेंगे आर त्रिज्या के वृत्त में कुल प्रवाहित धारा, यहां क्रॉस का निशान लगा दो, गुना हो गया, आर त्रिज्या के वृत्त में कुल प्रवाहित धारा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएगा म्यू नॉट। तो आर त्रिज्या के वृत्त में कुल प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, हम लोग ने पिछले वाले व्यंजक में देखा था, हमने यहां पर आपको एक बना के दिया था वर्गाकार लूप, और इस लूप में प्रवाहित धारा भी निकाला था। ठीक है ना, और हमने इसमें नोट किया था कि इसमें कितने सारे ये फेरे आते हैं कुंडलियों के, याद है ना, और टोटल लंबाई कितनी इसकी एल था, इसका लंबाई क्या था एल था, लेकिन इसका जो परिधि क्या प्राप्त हुआ है 2 पाई आर, याद कीजिए, उसका लंबाई क्या था एल, और उसमें एन फेरे थे, उसमें इसकी परिधि क्या है 2 पाई आर, एल की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और गुना एन भी हो जाएगा, क्योंकि एन फेरे हैं, एन क्या है फेरों की संख्या है। तो अब यहां क्या कर देंगे एन इंटू 2 पाई आर, और साथ में क्या प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं म्यू नॉट इंटू एन, और अब यहां पर हम मान लिख सकते हैं किसका, जैसे हमने वहां पर मान लिखा था, याद पड़े आपको शायद, हमने पिछले बार मान किया था एन इंटू, हाँ पहले वो वाला याद दिलवा देते हैं, एन इंटू एल बराबर एन माना था, और फिर इसमें एन का मान लिखा था क्या था एन बटा एल। ठीक है ना, तो जस्ट उसी प्रकार से इसको भी हमें सेट करना है। तो एन तो हम लिखेंगे क्योंकि एन तो इसमें भी फेरे है ना, और एल की जगह क्या लिखेंगे बेटा 2 पाई आर, क्योंकि वो 2 पाई आर है, तो यहां लिख देंगे हम 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा एन, तो फिर एन का मान क्या हो जाएगा एन बटा 2 पाई आर, बोलो हो जाएगा ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एन का मान क्या हो जाएगा एन बटा 2 पाई आर, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इंटू क्या हो जाएगा आई, जहां लिख देंगे जहां एन बराबर स्मॉल इंटू 2 पाई आर, एन फेरों की संख्या है, एन क्या है फेरों की संख्या, थोड़ा मुंह पर कर लेता हूं, एन क्या है फेरों की संख्या है। एन क्या है फेरों की संख्या है। ठीक है, क्या यहां पर 2 पाई कट जाएगा आप, इसे हम यहां से कटा देता हूं, ये और ये कट गया, तो आपको क्या बचेगा
म्यू नॉट इंटू एन इंटू क्या हो जाएगा आई। ये किसका मान है बेटा? वेक्टर बी और वेक्टर डीएल का। और कितना नंबर हो जाएगा ये? 2। बोलो कल से आसान है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल आसान है मक्खान। ठीक है, इसको साइड कर दें, ये समझाने के लिए था, इसको भी साइड कर दें। अब हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो रहा है? ये देखो, ये जो चीज है, ठीक है ना, ये जो वेक्टर बी डीएल है इंटीग्रेशन के साथ, ये किसके बराबर है? ऊपर वाला ये भी वेक्टर बी डीएल है, ये भी वेक्टर डीएल है, ठीक है ना। आप इसको काट दो, ये वाला नहीं, ये वाला सेलेक्ट करो। दोनों क्या है? सेम सेम चीज है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसके बराबर होगा ना। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को मिलाइए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? इसके बराबर। तो हो जाएगा v इंटू 2 पाई आर बराबर मी नॉट इंटू एन इंटू आई। तब यहाँ b का मान क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर। दैट इज ए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। खत्म मक्खन? ठीक है, बहुत सुंदर, उतार लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, एक बार पुनः हम समझा देंगे आपको, आप पहले ढंग से इसको उतार लीजिए। जी हो गया है? हो गया? हो गया? हम शुरू से सारे फैक्ट को लेके आते हैं, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप डिस्प्ले देखते रहिएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। हमने आपको बताया था कि शुरू से आते हैं, परिभाषा बताते हैं। वृत्त के समान परिनालिका को क्या कहते हैं? हम चौड़ाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाइड। वृत्त के समान परिनालिका क्या कहती है? चौड़ाइड कहती है। और हमने फिगर भी आपको बना के दिखा दिया। अब इस हमने माना कि क्या माना है? माना कि। तो हमने माना कि टॉरॉइड में अचालक कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं। नॉर्मल सी बात है, टॉरॉइड है तो उसमें अचालक कुंडलियां होगी ही होगी, और कितनी होगी हमें पता नहीं है, तो हमने एन मान लिया। तो माना कि टॉरॉइड में अचालक कुंडली कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं, जिसके एक छोटे भाग से क्या है? डीएल पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी प्राप्त हो रहा है। क्लियर बात है? तो एम्पियर के नियम से क्या हो गया? वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर क्या हुआ? बी डीएल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा एक है। वेक्टर बी की दिशा भी और वेक्टर डीएल दोनों की दिशा क्या एक जैसी है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका मान हो गया 1
और बी आगे आगे अचर संख्या है, dl का मान विस्तारित होगा इसलिए dl हो गया, और इंटीग्रेशन dl का मान क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि बहुत सारे dl बन के एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त की परिधि क्या हो गई 2π। एक व्यंजक तो यहाँ पर आपका निकल गया। अब दूसरा क्या हुआ, फिर से एम्पीयर के नियम से वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अब उस जो चुंबकीय पारगम्यता है वो किसके गुणनफल है, धारा गुणनफल। धारा किस में है, तो r त्रिज्या के वृत्त में प्रवाहित कुल धारा है, उसी से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जितना दूर तक धारा प्रवाहित होगा वहां तक चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। अर्थात मान लो कि हम एक लंबी तार 10 मीटर की लगा देते हैं कहीं पर और उसमें धारा का प्रवाह करते हैं, तो तार को टच करेंगे तभी तो वो करंट लगेगी आपको, और जहां तक 10 मीटर है 10 मीटर तक लगेगी, 11 मीटर तक तो नहीं जाएगा, वो तार ही लंबा नहीं है, तो वहां तक वो करंट नहीं लगने वाला। तो कहने का तात्पर्य है जितनी बड़ी वो वृत्त की त्रिज्या का वो परिधि प्राप्त होगा वो उसमें r त्रिज्या के वृत्त में कुल प्रवाहित धारा यानी उस परिधि में प्रवाहित धारा, ठीक है ना। तो अब परिधि में जो फेरे हैं वो कितने हैं, n है। जितना ज्यादा फेरा होगा ना उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा उतनी धारा उत्पन्न होगी। बात समझ आ रही है। तो ये n क्या, फेरों की संख्या, और कहां लिपटी गई है, वो 2πr में लिपटी गई है। जितना लिपटा गया होगा उतना धारा उत्पन्न होगा। और ये क्या है, धारा का मान है, धारा उत्पन्न हो रही है, ये दोनों मिला क्या हो जाएगा, धारा। अब इस n का मान को हम लोग निकालें, n बराबर क्या होता है, n × 2π। n क्या है, कुल फेरों की संख्या है, n क्या है, कुल फेरों की संख्या। आप यहाँ पे लिख सकते हैं n कुल फेरों, यहाँ कुल आप जोड़ सकते हैं, या तो फेरों में अपने प्लूरल बन जाता है। n क्या है, फेरों की संख्या, n कुल फेरों की संख्या। तो n हमने कैपिटल N मान लिया। अब क्या होगा, ये देखो ये 2π कट गया, तो क्या मान बच गया आपका μ0 ni। अब ये और ये दोनों तो एक ही चीज है बेटा, अब दोनों से निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया है b × 2πr बराबर μ0 ni। हाँ, और b का मान निकल गया आपका μ0 ni बटा क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्या आपको फिर से समझना है या समझ में आ गई है? समझ में आ गया है। चलो एक बार दोनों का इक्वेशन हम दिमाग में रखते हैं। इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है आप यहाँ चेक करो। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दिमाग में रहेगी तो आप आसानी से कर लोगे। इसका इक्वेशन क्या निकला है, b × 2πr। इसका क्या निकला है, μ0 × ni। तो उसमें भी आपको देखना 3 ऑब्जेक्ट होंगे, b पाई और r। क्या है, b पाई r। इसमें 3 ऑब्जेक्ट है, μ0 ni है ना, वहां पे 2 एक्स्ट्रा है। तो आप दिमाग में रखना इस बात को और बताओ पहला वाला मेरा मान क्या निकला था। b × 2πr था ना, ये समीकरण मेरा क्या था, 1 था। और दूसरा क्या प्राप्त हुआ था, μ0 ni। अब ये समीकरण नंबर 2। अगर हम डायरेक्टली इसको कटा देते हैं, मान के चलो कटा दिया, ठीक है ना, तो ये इससे दोनों कट जाएगा आपस में। तो ये जो मान है क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 बराबर b × 2πr माइनस μ0 ni। बोलो हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, तो इधर वाले को इधर कर दो, μ0 ni बराबर क्या हो जाएगा, b × 2πr। तो b का मान निकल जाएगा μ0 i बटा 2πr। बहुत आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये दोनों बराबर हो जाएगा और मान इस तरह से ये दोनों डायरेक्ट बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, और इसका मान आपका ये वाला निकल जाएगा। अब पूरी तरह से आपको ये मक्खन हो गया। तो यहीं तक आज रहने दें, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा बेटा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, और अपने स्टेटस में भी इस वीडियो को लगा दीजिएगा। ठीक है, कहाँ लगा दीजिएगा, मैं देखूंगा कौन कौन स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, बंद कीजिए।